हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन कुमार आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में ही समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस के बारे में देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन जब कट करता है, दो पैरेलल लाइन को जब एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट करता है तो इस पर 4 एंगल यहाँ बनता है और 4 एंगल यहाँ। इसको हम 1, 2, 3, 4 से इंडिकेट कर सकते हैं, इसको 5, 6, 7, 8 से कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 1 बराबर 5 होता है और 4 बराबर 8 होता है, 2 बराबर 6 होता है और 3 बराबर एंगल 7 होता है। ये सारे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बोलते हैं, और ये सभी बराबर होते हैं। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 बराबर 5 होते हैं। दूसरा है कि एंगल 3 बराबर एंगल 5 होता है और एंगल 4 बराबर एंगल 6 होता है। फिर एंगल 1 बराबर एंगल 7 होता है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये सभी बराबर होते हैं। ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 1 बराबर 7 और 2 बराबर 8। ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि पैरेलल लाइन के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी 4 और 5 मिलकर 180 डिग्री होगा और 3 और 6 मिलकर भी 180 डिग्री होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि एंगल्स के बारे में। सिंपल एंगल तो हम लोग जानते ही हैं कि एंगल 3 प्रकार के होते हैं। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल तो जानते हैं कि जो 90 से कम हुआ, राइट एंगल जो 90 हुआ और ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम हुआ। ये हुआ एंगल का कॉन्सेप्ट। दूसरा है अब है इसके अलावा भी कुछ एंगल होते हैं, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। एक है लीनियर पेयर, जब दो किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन ये इस तरह से फॉल होती है तो इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अब त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में तो हम लोग जानते ही हैं कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये ट्रायंगल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हुआ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगल्ड ट्रायंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो जानते ही हैं कि जिसका तीनों कोण 60 से कम होता है, 90 से कम होता है, तीनों को 90 से कम होता है, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल कोण, और जिसका एक कोण 90 से अधिक होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये एंगल के आधार पे ये ट्रायंगल हुआ है। अब है कि साइड के आधार पे, साइड के आधार पे भी ट्रायंगल होते हैं। जैसे साइड के आधार पे भी 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हम लोग जानते ही हैं। एक है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए इसको थोड़ा फास्ट में लेके चल रहे हैं क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा करने की कोशिश है। अब है दूसरा है बेस्ड ऑन साइड्स। तो साइड्स के आधार पे भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होता है, ये। और तीसरा है स्केलन ट्रायंगल।
स्केलेन ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, तीनों अलग अलग होते हैं। ये इसका तीनों साइड इक्वल होता है, इसका तीनों एंगल भी इक्वल होता है, इसका बेस पर का एंगल इक्वल होता है, इसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। तो अब हम बारी बारी से तीनों ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। इसके कौन कौन से प्रॉपर्टी को हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सब बेसिक था इसलिए हमने बहुत फास्ट में इसको निकाला। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे राइट एंगल, अब ट्रायंगल के बारे में जान रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो के सबसे पहले हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, जिसका तीनों साइड इक्वल हो, इस टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और तीनों एंगल भी क्या हो, 60-60-60 इक्वल हो, मतलब 60-60-60 हो। तो इसमें हम लोग को कुछ फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पहला है कि इसका एरिया क्या है। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये तो आप लोग को पता होगा। और इसका जो हाइट होगा वो होगा √3/2 गुने भुजा। साथ ही साथ इसका परित्रिज्या यानी सर्कम रेडियस जो होगा, परित्रिज्या जिसको हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, और एक होता है अंतर त्रिज्या जिसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो परित्रिज्या जो होगा वो होगा a/√3, a/√3, और ये होगा a/2√3। इसको हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है, a/√3 और a/2√3। इतना ही मेन है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इतना ही मेन ध्यान देना है ना। एरिया, हाइट और ये भी पूछ देता है कभी कोई डायरेक्ट, तो a/√3 और a/2√3 हम लोग को ध्यान रखना है। अगला है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना चाहते हैं। इक्विलैटरल हो गया, अब है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब अगला क्या है? अगला है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल जैसे इसमें दो साइड इक्वल होता है, ये दोनों, इसको हम लोग ए से इंडिकेट कर सकते हैं, और ये बी है ना, ये इसके परपेंडिकुलर पड़ गया, ये हाइट हो गया। तो इसका भी वैसे ही कुछ फॉर्मूला याद रखना है। जैसे एरिया जो होता है आप लोग जानते हैं कि v/4√4a² - b² होता है, और इसका हाइट जो होता है वो v/2√4a² - b²। साथ ही साथ इसमें हम लोग को ध्यान में रखना है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होगा, है ना। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर जो होगा वो Δ/S होगा, यानी कि अंतर त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा, Δ/S हो जाएगा। डेल्टा क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये हुआ सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाण, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा है कैपिटल आर। अब है कि कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा। तो कैपिटल आर बराबर जो होगा वो तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन AB BC AC/4 है। इसका हो जाएगा ए तीनों साइड का सम, यानी कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी AB
सीधा हम इसको लिख सकते हैं नॉर्मल, ये किसी भी ट्रायंगल में चल जाएगा काम, ए बी सी बटा 4 डेल्टा, ये याद है इसको। ए बी सी का मतलब हुआ तीनों साइड्स, तीनों क्या हुआ, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में चलेगा, केवल जरूरी नहीं आइसोसेलेस में। और ये तो जानते हैं कि एरिया है, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है। अभी तक दो फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट आया है, एक तो ये हुआ इसका आर स्मॉल आर, और एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल का आर और स्मॉल आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसका आर क्या था और कैपिटल आर क्या था, ए वाई रूट 3, और ये था ए वाई 2 रूट 3, है ना, क्या था, ए वाई रूट 3 और ए वाई 2 रूट 3, यही था। ये थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये इसका चूंकि आधा ना होता है, इसीलिए इसमें नीचे 2 खाली बस लग जाता है, इतना ही ध्यान देना है। इसका तो हो गया डेल्टा बाई एस, आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई एस। इसको ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद रखना है, तो आर ए एस याद रखिए, ये जैसा देखने में लग रहा है ना, ये जैसा, जिसको हम समझ लेंगे आर ए एस, रास आर ए एस। और इसको आर बराबर तो ये ए बी सी वाई 4 डेल्टा होगा, इसको याद करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये चारों फार्मूला को हम लोग को भी ध्यान में रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आर बराबर बाई 2 रूट 3, आर बराबर ए बाई रूट 3, इसका आर बराबर डेल्टा बाई एस, और इसका कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटा 4 डेल्टा, ए बी सी बटा 4 डेल्टा। चलिए अब हम लोग कुछ अलग अगले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का अगर एरिया निकालना रहेगा, मतलब इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, तो उसका तो हम लोग जानते ही हैं हीरोन्स फॉर्मूला को, है ना, ये स्केलर ट्रायंगल का विषमबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, तो जिसका कि एक भी साइड इक्वल नहीं होता है, जैसे ए है, बी है, सी है, तीनों अलग अलग है। तो इस केस में तो हम लोग जानते ही हैं कि डेल्टा बराबर क्या होता है, रूट अंडर, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, यानी पेरीमीटर का जो आधा होता है, ये तो जानते हैं। चलिए स्केलर ट्रायंगल भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ट्रायंगल के बाद अब हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सर्वांग समता, जो कि हम लोग 9-10 में पढ़े थे ना, सर्वांग क्षमता, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल कब सर्वांगसम होता है, नाम ही है सर्वांगसम, सब अंग समान है, यानी सब तरह से समान, जिसका सब कुछ समान हो एक दूसरे के जैसा, एकदम सेम, शेप एंड साइज बोथ इक्वल। तो जैसे मान लेते हैं ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कब सर्वांगसम कहा जाएगा, इसका 4-5 नियम है। पहला है कि एस एस एस, यानी कि अगर इसका साइड ये, इसका साइड ये और ये साइड तीनों एक दूसरे के बराबर हो, मान लो ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, ये भी 5 है, और ये 7 है, ये भी 7 है, तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। क्या चीज़ होगा, तो साइड से सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरा है साइड एंगल साइड, है ना, यानी कि अगर दो एंगल मान लेते हैं समान है, एक बात मतलब कि जैसे 3 है, ये भी 3 है, 5 है, ये 5 है, और दोनों के बीच का एंगल ये ए मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो पहला है एस एस एस, तीनों साइड बराबर, दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल साइड, दो एंगल बराबर हो, मान लेते हैं दो एंगल बराबर हो, जैसे ये 45 तो हम बोले, या मान लेते हैं कि ये 60, ये 45 और ये 60 हो, और उसके बाद का साइड बराबर हो, मतलब ये 5-5 और कुछ बराबर नहीं हो, दो एंगल और बाद का साइड, दो एंगल और साइड अगर बराबर हो तो एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। फिर है एंगल साइड एंगल भी होता है ना। तो एंगल साइड एंगल क्या हुआ कि दो एंगल के बीच वाला साइड अगर बराबर हो, मान लेते हैं दो एंगल है, इसके बीच वाला साइड अगर बराबर हो, तो तभी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल से। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आप जानते ही हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए RHS होता है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, पूरी तरह से एकदम सेम होंगे, कब, जब उसका राइट एंगल, एक एंगल तो 90 डिग्री हो ही,
साथ ही साथ हाइपोटेनस बराबर हो, अगर ये 5 है तो ये 5 हो, और कोई एक साइड बराबर हो, जैसे मान लेते हैं कि 3 है, तो इस केस में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसमता को तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से इंडिकेट करते हैं, है ना, दो नीचे लाइन स्ट्रेट लाइन देते हैं। तो सर्वांगसम का 5 नियम हम लोग को ध्यान में रखना है, या तो तीनों साइड बराबर हो, या दो गो साइड बीच का एंगल बराबर हो, या दो गो एंगल बाद का साइड हो, या दो एंगल के बीच वाला साइड बराबर हो, या RHS राइट एंगल ट्रायंगल में। ये पांचों प्रॉपर्टी को हम लोग को ध्यान में रखना है। ये पांचों प्रॉपर्टी में से कोई एक फॉलो करेगा तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब कभी भी अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम है, दो ट्रायंगल सर्वांगसम है, इसका मतलब है कि दोनों का सब तीनों साइड क्या है, बराबर है। तो जब तीनों साइड बराबर होगा तो ऑफ कोर्स दोनों का पेरीमीटर भी बराबर होगा। यानी कि जब कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सर्वांगसम होगा तो दोनों का क्या होगा, पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर जो होगा वो इक्वल होगा। यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा वो 1 होगा, यानी कि दोनों बराबर होगा, है ना। ये सर्वांगसमता का नियम हो गया। दूसरा बात है कि दोनों का एरिया भी समान होगा, है ना। जब पेरीमीटर समान, यानी सब कुछ जब बराबर ही है तो पेरीमीटर एरिया सब कुछ समान होगा, और दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इक्वल कोई चीज होता है तो 1 होता ही है। अब आगे हम देखते हैं सर्वांगसमता के बाद सिमिलरिटी पे, है ना। सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहा जाएगा, सिमिलर का मतलब होता है समरूप, यानी रूप केवल बराबर। रूप का मतलब हुआ कि शेप बराबर हो, साइज में भी डिफरेंट, शेप शुड बी इक्वल। जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसी के जैसा एकदम सेम एक दूसरा ट्रायंगल है, तो ये दोनों सिमिलर कब होगा, यानी देखने में एक जैसा कब होगा, समरूप। रूप इसका कब इक्वल होगा, जिसका 3 नियम है ना। पहला है कि तीनों एंगल बराबर हो, यानी दो एंगल भी बोल सकते हैं कि जब दो बराबर होगा तो तीसरा तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, क्योंकि तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए ये एंगल इसके बराबर हो, ये एंगल इसके बराबर हो, और ये एंगल इसके बराबर हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप है, यानी सिमिलर है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एंगल एंगल। दूसरा प्रॉपर्टी है कि तीनों का साइड का रेशियो सेम हो। जैसे मान लेते हैं कि ये साइड है 2 और ये साइड है 4, ये साइड है 5, ये साइड है 10, और ये साइड है 6, ये साइड है 12। एक बात तो हम देख सकते हैं कि इसका और इसका रेशियो 2/4 या 4/2 2 आया। ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, यानी कि रेशियो सेम है। यानी कि साइड तीनों के साइड का रेशियो अगर सेम रहेगा तब भी दोनों ट्रायंगल क्या होगा, समरूप होगा, यानी सिमिलर होगा। इसको बोलेंगे साइड से। और तीसरा प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड, यानी कि कोई दो, जैसे ये एक ट्रायंगल यहाँ ले लिए और एक ट्रायंगल सेम इसी के जैसा मान लेते हैं कि दूसरा ट्रायंगल ले लिए ऐसा, एक ले लिए ऐसा, और एक साइड ले लिए, मान लेते हैं कि ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये मान लेते हैं कि ये 4 है और ये जो है 8। तो हम देख सकते हैं ना, ये साइड का डबल ये है और इस साइड का डबल ये है, और बीच वाला एंगल सेम है। यानी कि दोनों साइड और बीच का एंगल के, दोनों साइड का रेशियो और बीच का एंगल अगर सेम हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी सिमिलर होंगे। ये हो गया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। यानी कि 3 तरीका से कोई ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो एंगल, मतलब कि 2 बोलो या 3 बोलो, क्योंकि 2 बराबर होगा तो तीसरा होना ही होना है, क्योंकि तीनों मिला के तो 180 होता है। यानी कि एंगल साइड पहला प्रॉपर्टी, दूसरा साइड, तीसरा साइड एंगल साइड। तो तीनों प्रॉपर्टी क्या हो गया, तीनों प्रॉपर्टी से कोई ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है।
अब हम लोग को इसका कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, जब भी सिमिलर होगा तो मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो दोनों का जो एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वो होगा ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर के बराबर, है ना। ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा, या बोलिए बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा, या ए सी स्क्वायर बटे पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। एरिया होगा तो ये स्क्वायर होगा, और जब पेरीमीटर के रेशियो निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बटा पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, तो सीधा दोनों के साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर होगा। बस ये दो कॉन्सेप्ट को हम लोग को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर इसका मीडियन दिया रहेगा तो मीडियन का भी होगा, है ना। मीडियन भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे ए डी है ये, या परपेंडिकुलर रहेगा तो परपेंडिकुलर का भी डाल सकते हैं, ए डी है ये एम है ये एन है, ऐसा। तो हम बोल सकते हैं ना कि डी है तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, जैसे एस है यहाँ पे एक्स है, एक बात नहीं। तो ये हम यहाँ पर डाल सकते हैं ऐसे ए डी स्क्वायर बटा पी एस स्क्वायर, यानी कि मीडियन के स्क्वायर के बराबर भी होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर भी होगा, इस सब कुछ के बराबर होगा। और अगर इसका प्रूफ चाहिए तो बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को सर्वांक्षण करना पड़ेगा, और है भी, है ना, या सिमिलर करना पड़ेगा, है ना। जब सिमिलर होगा तो दोनों साइड तो सेम ही हो जाएगा। तो इसके लिए लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए प्रूफ तो अभी हम नहीं देख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम केवल देख रहे हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट आज छूटे नहीं, ज्योमेट्री का टोटल ट्रायंगल सर्कल सब कुछ आज देख लेंगे हम लोग, है ना, एक वीडियो में, ताकि सब कुछ रिवीजन हो जाए, है ना। तो चलिए, ये था सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। अब है कि ये थेल्स थ्योरम, जो कि हम लोग 10th क्लास का पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो थेल्स थ्योरम तो हम लोग जानते ही हैं, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान ले जाए अगर कोई ट्रायंगल है, एक बात का मतलब, अगर कोई ट्रायंगल है जो कि मान लेते हैं ए बी सी कोई ट्रायंगल है, और कोई स्ट्रेट लाइन इसको नीचे वाला के पैरेलल में जा रहा है ना, पी है ये क्यू है, तो क्या होगा, या डी और ई है, तो क्या होगा, ये होगा ये बटा ये बराबर ये बटा ये, है ना, यानी कि ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ए सी, ये कॉन्सेप्ट है, ये थेल्स थ्योरम कहलाता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी बटा ए बी, ए ई बटा ए ई, किसी भी तरीका से लिख सकते हैं। मान लें पहले नीचे वाला को लिखेंगे, तो छोटा, नीचे वाला छोटा तो पूरा ले सकते हैं ए बी, फिर नीचे ई सी तो पूरा लेंगे ए सी, यानी किसी भी तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं ऐसे, डी बी बटा कंप्लीट पूरा ए बी बराबर लिख सकते हैं ई सी बटा ए सी, किसी भी तरीका से लिख सकते हैं, और बराबर लिख सकते हैं क्या, फिर यहाँ पे ये ए डी बाई डी बी लिखे थे बराबर ए बाई ई सी, और ये भी लिख सकते हैं कि डी बी डी ई बटा बी सी, ये भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि ये दो आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, क्योंकि ये जब पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, दो एंगल बराबर, तीसरा तो कॉमन ही है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसलिए साइड क्या हो गया, सेम रेशियो में आ गया। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जब सेम रेशियो में रहता है तो सिमिलर होता है, या जब सिमिलर होता है तो सेम रेशियो में होता है। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये थेल्स थ्योरम था, लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। थेल्स थ्योरम के बाद अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं, अलग टाइप का, गंदा हो गया है। अब है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हम लोग देखेंगे। अगला जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जैसे क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है, एक बात मान लेते हैं कि एबीसी ट्रायंगल,
और इस एंगल का कोई बाइसेक्टर है, इस टाइप से बराबर बराबर काट रहा है, जैसे जितना ये है उतने ये मान लेते हैं एकदम बराबर है। तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि अगर इफ AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC देन AB बाई AC बराबर BD बाई DC, ये बटा ये बराबर ये बटा ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये हम कह सकते हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। और अगर बाहर से मान ले कोई बाइसेक्ट करे, एक बात का मतलब मान लेते हैं कि ये बाहर वाला एंगल है ना, इसको कोई बाइसेक्ट करे, एक बात मान लेते यहाँ पे बाइसेक्ट करना है और यहाँ पे कुछ भी है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, है ना, तो इसमें भी हम वही लिखेंगे कि क्या AB बटा AC, ये AB बटा AC बराबर, यहाँ से इस बार चलेंगे, यहाँ से दोनों चीज़ को लेंगे, है ना, ये AB बाई AC बराबर ये AP बाई PC, AP बाई PC, इस पॉइंट को रखना कि जहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर मिलेगा उस पॉइंट को दोनों वर्टेक्स को मिलाना है। ये BP था ना, हाँ BP बाई PC। और कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, इंटरनल में क्या करेंगे, देखिए इंटरनल में कहाँ पे मिला था, D पे मिला था, इसलिए D से दोनों वर्टेक्स को मिला दिए, DB और DC, DB DC लिए है ना, BD DC। और उसी तरह से अब यहाँ पर एक्सटर्नल बाइसेक्टर में P पे मिला है, तो P से दोनों वर्टेक्स को मिला देंगे, यानी PB बाई PC कर देंगे, AB बाई AC, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दोनों चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। इस पे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। अब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसमें हम लोग चार चीज को देखेंगे एक साथ, है ना। तो पहला चीज है कि नॉर्मल के बारे में क्या होता है, नॉर्मल। फिर देखेंगे एंगल बाइसेक्टर के बारे में, फिर देखेंगे नॉर्मल, फिर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पहला, तीसरा देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में, और चौथा देखेंगे मीडियंस के बारे में। ये चारों चीज़ क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। तो नॉर्मल क्या है, नाम से ही पता चला, नॉर्मल को हम लोग परपेंडिकुलर ही बोलते हैं जनरली, या हिंदी में शीर्षलंब बोलते हैं, या हाइट बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं, शीर्षलंब है ये हुआ, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, तो यहाँ से इस पे हम नॉर्मल डालते, नॉर्मल कंफर्म करते, यहाँ से इस पे नॉर्मल डालते और यहाँ से इस पे नॉर्मल, है ना। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। अब ये तीनों जो नॉर्मल जहाँ मिलेगा इसको बोल देंगे ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट को क्या हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर में एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर मान लिया जाए कि जैसे ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे O है, ऑर्थो सेंटर, अब कोई पूछ दे कि ये एंगल बताओ, BOC बताओ, है ना, ये एंगल बताओ, मान लिया कह दे कि ये BOC बताओ, ये वाला है, मान लीजिए आपको BOC पूछ दे, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ये इस ट्रायंगल में आइएगा, ये 90-90 पहले से है, तो चारों मिला के 360 होता है, 180 पहले से हो गया, तो क्या हम करेंगे, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों मिला के 180 होगा, मतलब ये एंगल BOC जो होगा
और 180 माइनस जस्ट इसका अपोजिट वाला ए हो जाएगा, एंगल ए। आप पूछ देगा कोई आपसे कि एंगल AOC बताओ। ये सब सीधा ध्यान रखना है कि अगर AOC पूछ दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, 180 माइनस इसके अपोजिट वाला एंगल बी बोल देंगे। और इसी तरह से AOC BOC हो गया और AOB पूछ देगा, मान लिया AOB। अगर AOB पूछ दिया, ये एंगल पूछ दिया तो C को घटा देंगे 180 में से। ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर कहते हैं किसको है, जहाँ पे नॉर्मल मिलता है। ये तो 90-90 सब 90-90 हो गया है ना, नॉर्मल है। और तो अगर ये एंगल निकालने बोलेगा तो अपोजिट वाला एंगल को 180 में से घटा देंगे, बस। ये हुआ नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। अब है एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट, है ना। तो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है, मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है और इसका एंगल बाइसेक्टर मान लिया जाए ये है, इसका इसका एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए ये है, इसका ये है और इसका ये इस एंगल का है ना। तो तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये जहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। इन सेंटर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा उसको बोलेंगे इन सेंटर, है ना। तो एंगल बाइसेक्टर में भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर ये मान लेते कि एंगल इन सेंटर को आई से इंडिकेट कर दिए, ये ABC है, और अगर पूछ दे आपको कि ये एंगल BIC बताओ, ये वाला एंगल बताओ, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? आप कुछ नहीं, बस 90 प्लस A का आधा जोड़ देंगे, है ना। 90 प्लस A का ऊपर वाले का आधा जोड़, ये हुआ। अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो, मान लिया कि ये बढ़ा दिया जाए, है ना, ये यहाँ से ऐसे बढ़ा हुआ है, ये सब 9th-10th का चीज़ है। ये मान लिया यहाँ से ऐसे मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा है, और ये एंगल मान लिया तो यहाँ पे ये घट जाएगा। बाहर में पूछेगा तो ये घट जाएगा, अंदर में ये जुट जाएगा ऊपर। ये हुआ एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा उसको इन सेंटर बोलेंगे, और ये एंगल निकालने के 90 प्लस या माइनस करेंगे, डिपेंड ऑन ये बाहर है कि अंदर है ना। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर का बात। और एक चीज और हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमेशा तीनों बराबर होते हैं। मतलब ये अंदर से अगर इससे हम इस पॉइंट से अगर हम इसको अगर एक रेडियस मान करके एक एंगल सर्किल खींचे, तो ये जो सर्किल खींचाता है इसको हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? अंतः त्रिज्या, इन सर्कल। और इस रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस, इन रेडियस। तो ध्यान देना ये, है ना। और जैसे ही ये इन रेडियस होगा तो ये क्या होगा, ये सब बराबर होगा तीनों के, है ना। मतलब सारा रेडियस तो इसका बराबर हो जाएगा, अंतः के तरफ। और इसमें तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आई जो होता है, इन रेडियस जो होता है, देखिए यहाँ पे भी आ गया, देखिए इन रेडियस जो होता है वो होता है क्षेत्रफल बटा एस। RA सब याद करवाए थे, याद है? RAS एज ए ट्रिक मान। ये A नहीं है, एक्चुअली में ये डेल्टा है। डेल्टा का मतलब ये एरिया है। बस रास हम बोल रहे हैं कि रास से आप याद कर सकते हैं ना, रास। तो रास से क्या याद रख सकते हैं कि ये इन रेडियस जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा सेमी पेरीमीटर होता है ना। इन रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला हो गया राश। अब है कि कोण समद्विभाजक की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो एंगल बाइसेक्टर की हम लंबाई भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लेते हैं कि इसका लंबाई निकालना है, एक बार मतलब मान लेते हैं कि इस एंगल बाइसेक्टर का इस एंगल बाइसेक्टर का पहले लेंथ निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, ये किसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका और इसका, है ना। इसके बीच में पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, हाँ, इस एंगल बाइसेक्टर का मान लिया जाए लंबाई हो जाए,
सूख जा रहा है थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये इस का लंबाई चाहिए ना, AD का लंबाई, तो ये जो AD बराबर होगा, AD बराबर जो होगा, ये फॉर्मूला याद रखना है कि 2ABAC 2ABAC cos थीटा बटा AB जोड़ AC, इसको याद रखना है। ये अगर निकालना है तो 2 इंटू दिस मल्टीप्लाई दिस और cos थीटा, इस एंगल को लिखेंगे बटा दोनों का सम दे देंगे, 2ABAC cos थीटा बटा AB प्लस AC, है ना। अब अपने मन से देखिए बताइए कि अगर मान लिया जाए कि हमको इसको निकालना है, इस एंगल बाइसेक्टर का लंबाई को निकालना है, ये लेंथ कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं कि ये E है ना, तो BE बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अपने सोचेंगे कि BE क्या है, BE किससे बना है, BE बना है इससे और इससे, यानी कि AB गुना BC, आगे में 2 लगा देंगे, यहाँ cos थीटा लगा देंगे, AB यहाँ गुना और यहाँ जोड़ कर देंगे, AB जोड़ BC, यानी गुना जोड़ कर देंगे, 2 cos लगा देंगे, ये थीटा यहाँ पे ये वाला एंगल होगा, ये वाला ये जो एंगल होगा वो cos थीटा हो जाएगा। तो ये हुआ एंगल बाइसेक्टर का लंबाई निकालने का, है ना। तो 2 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए, नॉर्मल और एंगल बाइसेक्टर। अब अगला कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है भाई, इसको क्लियर कीजिए। तो देखिए परपेंडिकुलर नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ, जैसे ये साइड में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे करके हम लोग बचपन से सीखे हैं ना, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी करना चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, इस साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। बचपन में पढ़े थे ना कि ऐसे, और यहाँ से ऐसे काटते थे, ऐसे ऐसे काटते थे और इसको ऐसे मिला देते थे। तो देखिए ये 90 डिग्री भी है और इसको बराबर भी करता है ना, और इसका फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से निकाल लेते हैं, है ना। ये तीनों सेम ही लाइन से जाता है, तीनों सेम ही पॉइंट से जाता है, इस पॉइंट को बोलेंगे सर्कमसेक्टर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सर्कमसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेगा उसको बोलेंगे सर्कमसेंटर, ठीक। यानी सर्कमसेंटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परित्रिज्या, परिकेंद्र बोलते हैं। और ये जो इससे जो सर्कल बनता है, इसको सेंटर मान करके इससे जो हम सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल को बोलेंगे परित्रिज्या, सॉरी परिवृत्त, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा परित्रिज्या, जो इसका त्रिज्या होगा उसको बोलेंगे परित्रिज्या, परिवृत्त, परिकेंद्र। परिकेंद्र, परित्रिज्या और परिवृत्त कब बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हेल्प से बनेगा। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से संबंधित कुछ और चीज देख लेते हैं, है ना। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जब ये केंद्र है, ऐसे सर्किल खींचे, मतलब क्या होगा कि मान ले परिकेंद्र है, इसको G से इंडिकेट किए, तो AG जितना होगा, ये त्रिज्या जितना होगा उतना ही त्रिज्या होगा, उतना ही त्रिज्या होगा, यानी कि त्रिज्या तीनों बराबर होता है। सिंपल चीज है, त्रिज्या तो बराबर होगा ही होगा। दूसरा चीज हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो है, ये जो एंगल होगा ये वाला, ये इसका डबल होगा। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सर्कल में सेंटर पर का जो कोण होता है वो परिधि पर के कोण का डबल होता है। अगर ये x है तो ये 2x होगा, तो यहाँ पर भी तो सेंटर ही बन रहा है ना इस सर्किल के लिए, तो इसीलिए ये कोण जो होगा वो इस कोण का डबल होगा। पहला हो गया। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 से अधिक। तो इसमें जो परिकेंद्र होगा, अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है, कहीं भी होगा, बाहर होगा इस टाइप से, जैसे तो यहाँ पे मान ले हो जाएगा। अब है एक लास्ट कॉन्सेप्ट, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, वो है आपका केंद्रक, या बोलिए
माध्यिका जहाँ जो मिलता है, सेंट्रॉइड इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो सेंट्रॉइड की बात करते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ये कोई अपना ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसका मीडियन, इसको बीचों बीच वाला बिंदु से इसको ऐसे मिला देंगे, इसको इसके बीचों बीच वाले बिंदु से मिला देंगे, और इसको भी मिलाएंगे तो तीनों एक ही बिंदु से जाएगा हमेशा। इसको बोलेंगे केंद्र, जी से इंडिकेट करते हैं, है ना, सेंट्रॉइड। और ये हमेशा जानते हैं कि ये 2:1 में होता है, यानी ये बटा ये जो होगा हमेशा 2:1 होगा, ये बटा ये जो होगा वो 2:1 होगा, यानी रेशियो होगा ये हमेशा डबल होगा इसका। इसको बोलेंगे केंद्रक। और केंद्रक जो होता है ये केंद्रक, इसको सब 6 इक्वल ट्रायंगल में बांटता है, इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में बांटता है। यानी कि जैसे अगर हम बोलें कि हम पी है मान लें, तो ये जो होगा ना, ये जो होगा ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल का 1/6 होगा, क्योंकि 6 वो इक्वल ट्रायंगल में बटा हुआ है ना। तो अगर इसका एरिया 1 है तो 1 1 1 1 1 6 को है तो 6 हो जाएगा ना। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BGP जो होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 ट्रायंगल में बट गया है। याद रखिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, केंद्रक का भी हो गया। अब एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी एसएससी में पूछ देता है कि अपोलिनियस थ्योरम क्या होता है। अपोलिनियस थ्योरम, इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो अपोलिनियस थ्योरम क्या होता है, मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ABC एक ट्रायंगल है ना, और यहाँ पे एक मीडियन है, ये मिड पॉइंट वाले बिंदु को हम मिला दिए, बी है ना। तो हमेशा याद रखिए अपोलिनियस थ्योरम कहता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो सम होगा, यानी कि AB स्क्वायर और AC स्क्वायर जो होगा वो 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये तो बराबर है ना, तो मीडियन है ना, तो बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। यही है अपोलिनियस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है, अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम ये है अपोलिनियस थ्योरम, है ना। AB स्क्वायर जो AC स्क्वायर और 2 AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। एसएससी में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा फॉर्मूला तो मुश्किल बना। अच्छा, अब है थोड़ा सा इसी पे, या अपोलिनियस थ्योरम हो गया, एंड अब इसे मीडियन पर ही एक कॉन्सेप्ट और है माध्यिका पर। मान लेते हैं जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ से बनाते हैं, और यहाँ से इसको खींच दिए, यहाँ से इसको खींच दिए, यहाँ से इसको। अब ये जो ट्रायंगल बना, ये एफी रेखा जो है वो, ये तो जी है ना मेरा पॉइंट, सेंट्रॉइड है ना, जी है ना, नेमिंग कर दीजिए। चलिए ABC हम देते हैं इसको नाम, और इसको देते हैं DEF नाम देते हैं, ये DEF देते हैं, और इसको भी थोड़ा नाम देते हैं कुछ, ये मान लेते हैं कि H है ना। तो अभी तक तो हम लोग ये एक चीज़ देखे थे ना कि मान लीजिए जी केंद्रक है तो AG/GD जो होगा वो 2:1 होगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि AH/HG जो होगा वो 3:1 होगा। ये क्या होगा, AH/HG जो होगा वो 3:1 होगा। या कह दीजिए कि ये बटा ये होगा जो 3:1 होगा, या ये बटा ये भी होगा जो 3:1 होगा, है ना। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और हम लोग याद रखेंगे कि DEF का जो क्षेत्रफल है वो तो बता दिए पहले ही कि जो DEF होगा, ये जो DEF होगा, ये बीच वाला सर्कल DEF जो होगा, इसका एरिया 1/4 ABC के बराबर हुआ। क्योंकि देखिए 4 इक्वल ट्रायंगल है, एक बीच वाला हो गया, एक इधर एक इधर एक इधर, तो 4 है तो पूरे का वो 1/4 होगा ना ये DEF। हाँ, तो DEF होगा जो 1/4 हो गया, है ना।
और एफ ई जी जो होगा ये एकदम छोटा वाला, ये जिसे इसको हम कलर कर देते हैं थोड़ा सा तब समझ में आएगा। ये ऊपर वाला पार्ट मान लेते हैं ये वाला। अब देखिए ऐसा ऐसा टोटल कितना ट्रायंगल है, एफ ई जी है ना। तो ए बी सी का जो होगा ना वो 1/4 हो, 1/12 हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल ये जो होगा वो 1/12 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, वो 1/12 हो जाएगा। इसका 1/12 हो जाएगा भाई, तो पूरे ए बी सी का है ना, यानी एफ ई जी जो होगा, एफ ई जी जो होगा वो ए बी सी का 1/12 होगा। एफ ई जी जो होगा वो ए बी सी का 1/12 हो जाएगा, है ना। और ये तो डी एफ तो जान ही गए, 1/4 होगा, है ना। तो अच्छा अब हम ये देखना चाहते हैं कि अच्छा ये कहाँ से आया, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये जो है ये ट्रायंगल नीचे वाला पे केवल इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, डी एफ ई जी जो है, क्या ये डी ई एफ का 1/3 नहीं है। एफ ई जी ऊपर वाला ब्लू वाला इस ट्रायंगल का 1/3 नहीं है तो, क्योंकि ये भी तो सेंट्रॉइड ही है सब, ये सब भी तो सेंट्रॉइड ही है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये 1/3 होगा इसका 1/3 होगा, और ये 1/4 इसका है ना। देखिए ऐसे हम लिखते हैं, ये तो पहले से लिखा हुआ है 1/4। अब हम इस डी एफ को लिख रहे हैं 3 गुना एफ ई जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जो पहले से लिखा हुआ वही हम लिख रहे हैं। डी ई एफ को हम 3 गुना एफ ई जी लिख सकते हैं। तो जो एफ ई जी क्या होगा, एफ ई जी क्या होगा, यही तो नीचे आएगा तो 1/12 बनाएगा, जो अभी हम बताए, है ना। तो ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट तो भी ठीक है, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट तो दिमाग में है। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट अगर इसी से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि मान ले जाए कि कोई एक ट्रायंगल है ना, ए बी सी है ना, और ये 4 भाग में बटा हुआ है, पी क्यू आर। ये चारों पार्ट मान लेते हैं कि बराबर है। एक बात, जितना ये है जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये उतना ही। और हम आपसे पूछें कि ए बी पी का एरिया जो होगा वो पूरे ट्रायंगल का कितना होगा, पूरे ट्रायंगल का क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि पूरे ट्रायंगल में इसका बेस देखिए कितने भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 4 भाग में, है ना। यानी कि 1/4 होगा ए बी सी का 1/4 होगा। अगर हम पूछ दें कि ए बी क्यू का एरिया क्या होगा, यहाँ तक का एरिया क्या हो जाएगा, ए बी क्यू का एरिया क्या हो जाएगा, कि 2 है तो 2/4 है, यानी कि 1/2 ऑफ ए बी सी हो जाएगा, 1/2 ऑफ ए बी सी हो जाएगा। फिर 1/2 का मतलब वही हुआ कि 2 पार्ट 4 पार्ट में हम लोग ले लिए 2 पार्ट, यानी 2/4 का मतलब 1/2 हो गया। अब अगर कोई पूछ देगा आपसे कि ए बी आर बटा ए बी सी कितना होगा, ये बताइए, ए बी आर बटा ए बी सी कितना हो जाएगा। तो देखिए ए बी आर तक में देखिए कितना सा बेस है, 1 बेस 2 बेस 3 बेस है, यानी कि ऊपर में 3 दे देंगे। टोटल ए बी सी में कितना है, 4 है, यानी 3/4 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ये काम देता है। तो ये था मीडियन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट, जैसे सिंपल चीज कि जैसे किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का सम ए बी बी सी ए सी तीनों साइड का ये नहीं दिया नहीं। अच्छा जैसे ट्रायंगल एक पहले बनाते हैं, फिगर से समझेंगे तो बढ़िया है। जैसे ए बी सी, तो किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। ए बी जोड़ बी सी जो होगा वो ग्रेटर देन ए सी होगा। उसी तरह ए बी जोड़ ए सी जो होगा वो ग्रेटर देन बी सी होगा, और इसी तरह से हम पढ़ते हैं, है ना। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे
कि डिफरेंस जो होगा वो कम होगा, यानी कि ए बी माइनस ए सी जो होगा वो लेस देन बी सी, कम हो, यहाँ ग्रेटर लेस, प्लस माइनस से हो गया कन्वर्ट और ग्रेटर लेस से। अगर हम पूछ दें कि ए बी माइनस बी सी क्या होगा, तो लेस देन ए सी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट है, हाँ, कि मान लेते हैं कि बहुत अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है और ये इसका लंब, ये परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं ये डी, और ये इसका मीडियन है या एंगल बाइसेक्टर है ना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल जो है वो दोनों बराबर है। यहाँ पर कुछ मान लेते हैं एम। तो इस केस में अगर आपको ये एंगल निकालना बोले, ये वाला एंगल, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा वो एंगल, इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे डी ए एम लिखेंगे। तो डी ए एम जो होगा इस दोनों के डिफरेंस का हाफ होगा, यानी एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 हो जाएगा। इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना है, बी और सी के डिफरेंस का हाफ होगा ये, हमेशा याद। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है, हाँ, अब अगला कॉन्सेप्ट है समकोण त्रिभुज से संबंधित, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज से संबंधित। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो चलिए इस चीज को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। समकोण त्रिभुज से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये है ए बी सी, है ना, और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है ना। तो इस पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे। पहला चीज कि अब देखिए, इतना तो हमको पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, या 1/2 गुने पी गुने बी। पी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर ए बी और बी सी, बेस बी सी है, यही एरिया हुआ ना। लेकिन इसका एरिया हम इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, इसको बेस मान लें, इसको हाइट मान लें, क्योंकि ये भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं ना 1/2 गुने बी डी गुने ए सी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, ए बी गुने बी सी, ए बी गुने बी सी बराबर बी डी गुने ए सी। तो ये एक चीज हम लोग को ध्यान देना है, यानी कि डायरेक्ट अगर जनरली ये पूछता है बी डी क्या होगा, डायरेक्ट पूछेगा, तो बी डी बराबर क्या होगा, ए बी गुने बी सी बाई ए सी, ए बी गुना बी सी बटा ए सी को नीचे लेके चलाएगा। इस चीज को ध्यान देना है, पहला चीज। अब है अगला कॉन्सेप्ट, अब क्या आगे है, ध्यान रखना। अब हम लोग को आगे ध्यान देना है, इससे रिलेटेड और भी चीज बहुत सारा है कि, तो मान लेते हैं कि अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट, अगर ये मीडियन है, मिड पॉइंट को मिलाने वाला को मीडियन बोलते हैं,
तो बीई जो होगा, बीई जो होगा वो हमेशा एसी का आधा होगा, यानी मीडियन जो हमेशा होगा, मीडियन बीई जो होगा वो एसी का हाफ होगा। अब है कि क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इससे एक सर्कल तो पास करेगा ही करेगा, और जब सर्कल पास करेगा तो तीनों के तीनों तो रेडियस हो जाएगा, और जब तीनों रेडियस होगा तो तीनों तो बराबर होगा। अगर ये एक 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 है तो ये एक हुआ तो ये दो हुआ ना, इसका आधा हुआ कि नहीं, इसका आधा हो गया। इसी तरह से इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है कि मीडियन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान देना है, अगला कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणे डी सी है ना। ये सब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग को अच्छे से जानना चाहिए कि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बी डी स्क्वायर बराबर जो होगा, ये बी डी स्क्वायर जो होगा वो होगा ए डी गुना डी सी। बी डी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी डी, ये जो होगा वो ये गुना ये हो जाएगा, यानी कि ए डी गुने डी सी। हमेशा याद रखिए, कब, जब ये परपेंडिकुलर हो तब। अब हम जानना अगर चाहते हैं कि क्यों होगा, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। अगर इस ट्रायंगल को हम देखें कि सब जगह तो 90-90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, इसका मतलब है कि ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल, इस और इस छोटे वाले ट्रायंगल दोनों का सिमिलर है। क्यों, क्योंकि दो एंगल तो पहले से ही बराबर है, एक तो 90 इसमें है, दोनों में 90 है, दूसरा ये कॉमन है एक एंगल। अगर इस ट्रायंगल को छोटा वाला को लेंगे तो ये कॉमन हो जाता है बड़ा में, और इसको लेंगे तो ये कॉमन है, यानी तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कभी भी जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालेंगे तो तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो हम जब सिमिलर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम सिमिलरिटी में तो लिख ही सकते हैं ना कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है, ए बी सी है तो ए बी है तो डी और बी, और सिमिलर जो है साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है, बड़ा वाला इसको ये है तो यहाँ लिख सकते हैं सी डी बी डी सी, है ना। ये दोनों चीज लिख सकते हैं कि ये कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ से वर्टेक्स, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो तीनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर होगा, क्योंकि एंगल बराबर होगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। अब इतना लॉन्ग में हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत कम शॉर्ट टाइम में ही हम लोग को हर कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो अगर लॉन्ग के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, जब हम लोग को अगर पूरा डिस्क्रिप्शन में हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव वे में तो इसको हम लोग देखेंगे, है ना। लेकिन चलिए अगर जानना चाहते हैं तो देखते हैं कि क्या है ना। तो चलिए, अगर इस टाइप से तो हम लिख ही सकते हैं ना, ये बी डी स्क्वायर इतना लिख सकते हैं, है ना। साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं कि ए डी बी जो है वो बी डी सी के सिमिलर है ना। तो हम इस दोनों ट्रायंगल को देखिए देखना है इस दोनों, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बताइए। ए डी अगर लेते हैं शुरू का 2 तो नीचे का 2 लेना पड़ेगा, बी डी ले लिए, शुरू का 2 ए डी ले लिए, बी डी। अब देखिए नीचे देखिए ए डी बी डी लिए थे ना, तो इसमें फिर बी डी लेंगे, बी डी यहाँ पे लेंगे, इसमें बी डी लेंगे अगर, तो शुरू लास्ट का 2 है बी डी, क्योंकि हमको बी डी स्क्वायर यहाँ बनाना है, इसलिए बी डी को 2 बार तिरछा में लिए, देख रहे हो। इसमें लास्ट में बी डी लिए हैं तो लास्ट बार डी सी ले लेंगे, तो आ गया ना बी डी स्क्वायर बाई डी गुने डी सी। यही तो था। हम अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव में जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, अभी जो हम लोग समरी केवल ध्यान रखना है कि ये जो बी डी स्क्वायर होता है वो ए डी गुना डी सी होता है। बी डी स्क्वायर क्या होता है, ये जो होता है वो ये गुना ये होता है, कब, जब लंब डालते हैं तब। साथ ही साथ ए बी स्क्वायर जो होता है वो होता है
बी डी गुना बी सी, वो होता है बी डी गुना बी सी। यानी कि जो लेंगे उसको 3 बार लिखेंगे। जैसे बी ए बी को लिए थे, बी है ना, बी पर यहाँ पे देख रहे हैं ए बी लिए थे, ए बी लेंगे तो बी डी गुने बी सी कर देंगे, बी डी गुने बी सी कर देंगे। यहाँ पे ये लिए थे ना, तो ये बी डी तो रहेगा ही रहेगा, अब गुने बी सी कर देंगे। अब देखिए ए सी स्क्वायर अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर पर ए सी तो नहीं होगा, ए सी तो हाइपोटेनस है, यहाँ बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए डी स्क्वायर लिख लिए, है ना। अब हम लोग लिखेंगे ये, तो ए बी स्क्वायर को होगा बी डी गुने बी सी, बी डी गुने बी सी। हम लोग चलिए इस कॉन्सेप्ट को ना फिर से हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डाला। मान लेते हैं कि ये ए बी सी है, ए बी सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है ना, और यहाँ पे डी है। ठीक, तो हम लोग तो अभी देखे थे ना कि ये जो होता है ये ए डी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया और ए सी स्क्वायर, इस तीनों को लिखना है कि क्या हो। तो ये तो हमको याद रखना है कि ये जो होगा वो ये गुने ये हो जाएगा, यानी कि ये बी डी गुने डी सी हो जाएगा, हो गया। अब ए बी स्क्वायर है तो बी डी गुने बी सी हो जाएगा, है ना। ए बी है तो ये हो जाएगा बी डी गुने बी सी, बी डी गुने बी सी, ये हो जाएगा ए बी। और ए सी लिखना है तो ये सी डी गुने बी सी हो जाएगा, सी डी गुने बी सी हो जाएगा, सी डी गुने बी सी हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको याद करने का एक टेक्निक खोजते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लग रहा है, इसको बहुत सिंपल देखिए कर देते हैं। अब देखिए ए बी है, ये तो हमको याद ही हो गया कि ए डी जो होगा बीच वाला जो होगा वो अगल बगल का गुणनफल होगा। चलिए इसको खत्म कीजिए, इसको हमको याद हो गया कि ए डी स्क्वायर जो होगा ये गुने ये होगा। हमको कौन से ये याद रखना है कि ये क्या होगा, तो ये है, ये तो हमेशा दोनों में कॉमन है ही ए बी में, इस पे हम लोग को फोकस करना है कि दूसरा क्या है, जैसे ए सी है तो सी पे फोकस करना है कि सी से जो दो गया है उसका गुणनफल लिखेंगे, यानी सी से कौन कौन गया है, एक सी डी गया है, एक सी बी गया है, सी डी गुने सी बी हो गया।